धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान पुरी गौतम साहब हैं, भारत सरकार के डायरेक्टर साहब, रीजनल डायरेक्टर साहब लोग आपसे बात कर रहे हैं। उनके आज तो ये जितनी चीजें जिन्हें हमें आज मिल रही हैं, इसके पीछे कोई कारण है। हम क्योंकि काम करते हैं समाज में, मजदूरों के बीच, ऐसे लोगों के बीच जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उद्योग में काम करने जाते हैं, किसी दुकान में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर ही रहा है। हर आदमी कोई ना कोई काम कर रहा है, लेकिन काम जिसका फायदा हमें आज मिल रहा है, कई चीजों का संघर्ष आज भी जारी है, लेकिन जिन चीजों को फायदा हमें मिल रहा है वो कहाँ से आई, क्यों आई, वो हम अगर याद करते रहेंगे तो हर रोज मजदूर दिवस मनाना चाहिए कि उनको याद करें कि ये चीजें कितनी मुश्किल से मिली और अब हमें तो मिल गई, लेकिन अब आने वाले लोगों के लिए इससे ज्यादा और क्या करके जाएं। अगर हमारे पीछे वाले लोग हमारे लिए इतना नहीं करते तो वो ऋण तो चुकाना है ना, हमें नहीं चुकाना। एडवोकेट यशोदा वर्मा जी का स्वागत है हमारे लेबर डायरेक्टर। तो हमें वो ऋण तो चुकाना है ना लोगों का। ये ऋण ही तो है जो सुविधाएं में आज मिल रही है और उन लोगों की कुर्बानी की वजह से। अब जिम्मेदारी क्या बन जाती है हमारी कि हम आगे आने वाले लोगों के लिए और सहूलियतें दें। तो आगे आने वाला समय कैसा है वो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले तो ये है। अब बात आएगी कि महिलाएं, दूसरी मानती महिलाएं रात को काम नहीं करेंगी, तो ये कानून तब बना और उसका फायदा अब क्या है कि बिना किसी महिला की इजाजत के आप उसको काम पर रात की शिफ्ट में रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ड्यूटियां छोड़ दीजिए, नर्सिस का काम छोड़ दीजिए, पुलिस में महिलाओं की ड्यूटी छोड़ दीजिए, टेलीफोन एक्सचेंज में महिलाओं की ड्यूटी छोड़ दीजिए, ये सब छोड़कर, लेकिन अगर आम से आम बात करें, मान लीजिए कॉल सेंटर है। अब जब मैं दिल्ली में पोस्टेड था तो कॉल सेंटर पे भी बहुत सारे रेप केसेस आए। कई महिलाएं रात को निकलती थी अपने घर के लिए, अंधेरे मुंह अंधेरे आती थी और कुछ ना कुछ वारदात हो जाती थी। चेन स्नैचिंग हो गई या छेड़खानी हो गई या मॉलेस्टेशन हो गया, ईव टीजिंग हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती। तो ये सरकार ने सोचा कि नहीं, अगर ये अपनी मर्जी से भी काम करेंगी तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है उस मालिक की जाएगी काम करने जाती। वो अगर कैब दे रहा है, कैब मतलब टैक्सी भेज रहा है ले जाने के लिए, तो जब उनको छोड़ेगा तो बिल्कुल उनके घर के आगे तक छोड़ेगा। जो महिला अपने घर में घुस जाएगी वो कैब ड्राइवर को फोन करेगी, हाँ अब मैं अपने घर चली हूँ, मैं आ गई हूँ भैया, अब आप जा सकते हैं, तो वो आती जाएगी। तो एक तो सुरक्षा ये होगी। फिर इसमें बहुत सारे स्टेप किए गए कि भाई सीसीटीवी लगाए जाए जगह जगह। फिर ऐसे बहुत सारे अंधेरे कोने दिखाई दिए, जैसे उदयपुर में भी है, अभी बहस चली थी पीछे, बहुत सारे ऐसे उदयपुर में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी ऐसी अंधेरी जगह हैं, कोई हॉटस्पॉट्स टाइप के हैं, कुछ इस तरह के डार्क स्पॉट्स हैं, तो वहाँ आइडेंटिफाई करके जब महिलाओं के साथ ज्यादा वारदातें हो रही हैं, आमजन के साथ ज्यादा वारदातें हो रही हैं, सीसीटीवी लगाई जाए। सीसीटीवी भी लगा सकते तो एक बिजली का खंभा ही लगा दो, बिजली का खंभा ही लगा सकते तो बल्ब जला दो, रोशनी दे दो, कम से कम लोगों को इस तरह के कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और फिर वहाँ कोई बीट कांस्टेबल की ड्यूटी बढ़ा दीजिए, जिस प्रकार के जो है मुखबिर रख लीजिए, ठेले वालों को जो लोग उस जगह के आसपास है वो निगरानी रखें, वो सब जगह नहीं पहुंच पाते। इस तरह की कोई ना कोई व्यवस्था में सुधार करने की बात। तो दूसरी मांग ये है कि महिलाएं रात की ड्यूटी में बिना कर देना पे काम करें, वो बात भी मान ली गई। आज उसका फायदा हमें है नहीं है, आज उसका फायदा हमें है। तो हमें 8 घंटे मिल गए, महिला रात को काम नहीं कर रही। फिर ये मांगा है कि हमें बच्चे काम नहीं करें, छोटे बच्चे। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं ये बच्चे हैं, इनसे भी छोटे बच्चे उस समय काम करते होंगे? अंग्रेज जो है आजकल की तरह तो नहीं है। आजकल पुराने समय चिमनियां हुआ करती थी बड़ी, और उन चिमनियों में धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती थी, तो बच्चों को नीचे से या तो चढ़ाता था चिमनी साफ करने के लिए, ऊपर से उतारता था कि ऊपर से सीढ़ी चढ़ के जाओ, ऊपर से चिमनी की सफाई करते करते जाओ, क्योंकि बच्चा ही घुस सकता है छोटी जगह में, बड़ा आदमी तो जा नहीं सकता। तो चिमनियां साफ कराता था। लेकिन आज क्या है, क्या आप आज इन बच्चों को कोई काम पे रख सकता है? आज इन बच्चों को कोई काम पर नहीं रख सकता, क्योंकि कानून बाल मजदूरी का कानून है, हम सबने देखा हुआ है। चाइल्ड लेबर कंट्रोल एंड एबॉलिशन एक्ट बना हुआ है, आप उसमें निषेध कर दिया जी, बाल मजदूरी निषेध है। अब इसमें भी समस्या है कि जी बाल होता कौन? बालक की परिभाषा मैडम भी बैठे हैं कानून से डिफाइंड नहीं थी कि हम चाइल्ड किसको मानेंगे। बच्चे की परिभाषा निर्धारित नहीं है, तो देखा गया कि चलो ठीक है 14 साल से कम उम्र का
का जो होगा उसको बच्चा मानेंगे, और 14 से 18 साल के बीच में जो होगा उसका क्या करेंगे? क्योंकि बालिग तो 18 के बाद होगा, 18 और 18 के बाद। 14 से कम बच्चे हैं तो 14 और 18 के बीच किसको माने, और इसकी मजदूरी कैसी होगी, ये किस कानून में आएगा? तो इसके लिए रखा गया कि इसको हम अल्पवयस्क की श्रेणी में मानेंगे, और ये काम कर सकता है, लेकिन ये वयस्क के जितना काम नहीं करेगा, उससे हल्का काम करता है। तो इस तरह से ये कानून भी आज हमें मिल गए। फिर बात आई कि जी हमें सबसे जरूरी बात जो आई कि हमारा मजदूर यदि काम करता है हफ्ते में 7 दिन, तो उसे 7 दिन रोज काम न लेकर उसे 1 दिन हफ्ते में वेतन के साथ छुट्टी भी मिलनी चाहिए। तो अंग्रेज ने पूछा कि आप बताइए, आपके यहाँ तो इतने हजार करोड़ देवी देवता है, आपको 3 दिन की छुट्टी दूंगा? तो उस वक्त की लीडरशिप थी, उस वक्त के लोग थे जिन्होंने ये कहा, बजाय कि उनकी बात मान लेने के, उन्होंने कहा कि आप किस दिन पूजा प्रार्थना करते हैं? मैंने कहा हम तो इतवार के दिन पूजा प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर जाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, हमारी संडे मास होती है। पहले बस इसी दिन हमें भी आप छुट्टी दे दीजिए, हम भी पूजा प्रार्थना कर लेंगे, और आप भी उत्तरोत्तर प्रगति करें, इसकी भी प्रार्थना हम अपने मंदिरों में कर लेंगे। तो अंग्रेज बड़ा खुश हो गए, ये जवाब तो बड़ा अच्छा है, इतवार की छुट्टी में घर तो, और आज तक हमारे देश में इस दिन की छुट्टी है। तो ये कब की बात है, कब की बात? नहीं तो छुट्टी नहीं होती, छुट्टी होती इस दिन, इसी पे लड़ाई हो जाती। और आज के राजनीतिकों पे पहुंच जाए तो पता नहीं किस दिन लोग छुट्टी को यही इस पर ही राजनीति हो जाएगी। वो तो तय होकर चली आ रही है। कोई कहेगा जी बजरंग बली के दिन करो, कोई कहेगा शिव जी के दिन करो, कोई कहेगा नहीं आप जुम्मे के दिन कीजिए, कोई कहेगा नहीं आज इतवार के दिन कीजिए, मैं बुधवारे जाता हूँ, कोई कुछ कहेगा। लेकिन ये जितने भी नियम श्रमिकों के लिए हैं, ये बने तो सही, नहीं तो सही। इसी तरह से अगर आप कहें कि साहब अब ये नियम इसके ऊपर लागू है, तो सरकार के संविधान में सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर आज आप देखें तो हमारे देश में उन सब लोगों के बीच में जिनमें हम आप भी उनके बीच में काम करते हैं, 70% ऐसे लोग हैं, या समझ लो आप कम से कम अगर आप कहो तो 37 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनमें गोविंद जी भी काम करते हैं, ये भी कर्म भी, और ये सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, हमारे राजनीति लोग, आप लोग भी करते हैं, ये भी करते हैं, भाई साहब भी करते हैं, सारे लोग करते हैं, उनके बीच में हम जाते हैं। लेकिन उनको तो पता ही नहीं, उन्हें तो यही नहीं पता कि मजदूर दिवस भी कोई होता है, तो उसके पीछे छुपी हुई भावना को क्या सकते। उन्हें तो यही नहीं पता कि क्या काम भी 8 घंटे करना होता है। कि वो आदमी निकल रहा है, अगर इनकी बात करें तो सूरज उदय भी देखता नहीं है, मुंह अंधेरे घर से निकल जाता है, और जब अंधेरा होता है शायद तभी पहुंचता होता है। तो उसको ना सूर्योदय का पता है, ना अस्त का पता है, ना चंद्रोदय का पता है, ना कुछ पता है। तो उसको आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग हमारे यहाँ आज लेबर चौक पर बैठे हैं, जहाँ हम और ये पूरी टीम ये सब लोग जा रहे हैं, और वहाँ जाके उनके बीच में एक ही बात करें, ये जितनी योजनाएं हैं क्या जानते हो? शायद 100 में से शायद 4 लोग या ज़्यादा कह गया, मैं ज़्यादा ही कह गया, 4 लोग भी शायद नहीं समझते। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वही काम कर रहे हैं कि सुबह जब कोई सरकारी दफ्तर खुलता भी नहीं है, तब हम लोग श्रमिक चौपाल लगा रहे हैं, श्रमिक चौक पे जाते हैं। गिरिराज जी भी गए हुए हैं, सौरभ जी भी जा रहे हैं, हम सब सभी गोविंद जी जाते हैं, बराबर वीडियो बनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुबह सुबह जब वो आदमी आता है और काम की तलाश में एक चौक पर बैठ जाता है, तो उसको तो तनख्वाह क्या होती है पता ही नहीं, वो तो एक ही चीज जानता है, दिहाड़ी मजदूरी क्या होती है। वो दिहाड़ी मजदूर है, और वो हर तरह का काम करता है। किसी भी सरकारी योजना में काम मिल जाए करने लग जाएगा, कोई प्राइवेट आदमी उसको ले जाए उसका काम करने लग जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर उसको ले जाए उसका काम वो करने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है
लेकिन उसको शायद ये नहीं पता कि उसको एक दिन के काम की मजदूरी कितनी है, क्योंकि एक दिन के काम की मजदूरी जो है वो राज्य सरकार तय करेगी, इसको कहते हैं। और वो मजदूरी अगर उसको मालूम है तो उसका शोषण नहीं होगा। हाँ, उससे ज्यादा कोई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी निर्धारित मजदूरी से कम अगर मजदूरी ले रहा है तो उसको लेबर हेल्पलाइन के बारे में बताना बहुत जरूरी है। लेबर हेल्पलाइन ये कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी बराबर लेबर हेल्पलाइन के बारे में लोगों को बता रहे जाते हैं, जो हम श्रमिक चौपाल सुबह लगा रहे हैं कि भाई ये लेबर हेल्पलाइन है, यहाँ पर आपको यदि कोई आपकी मजदूरी में से कटौती करे या आपको सही समय पर कोई मजदूरी न दे या आपके साथ कोई अत्याचार या अन्याय या शोषण किसी प्रकार का आपको लगता है तो आप उसका कुछ न कुछ रिकॉर्ड किसी तरह से बनाइए, चाहे अपने पास ही लिखते रहिए कि मालिक का नाम क्या है, आप कहाँ काम करने गए थे, कितने बजे से कितने बजे तक आपने काम किया, आपने क्या काम किया, किस प्रकार का काम आपने किया और कौन कौन लोग थे, उनके नाम पते टेलीफोन नंबर आप रखिए। कम से कम आपसे कल को कोई पूछे तो आप रिकॉर्ड के कुछ तो बता पाएंगे कि ये मेरा रिकॉर्ड है। आसमान में सूर्य में तो बात नहीं कर रहा कोई, आपकी अपनी शिकायत लेकर आए। अभी मैडम भी बैठी है, अगर आप आज अदालत में जाते तो अदालत बिना सबूत के कुछ नहीं मानती। अगर आपको हर चीज का रिटर्न प्रूफ चाहिए, बिना रिटर्न प्रूफ के आप कुछ नहीं कह सकते कि माय लॉर्ड मेरे साथ नहीं हो रहा है। लॉर्डशिप में क्या कौन कहता है लॉर्डशिप? लॉर्डशिप मैंने आपको ना अपना एक सेल्फ अटेस्टेड स्टेटमेंट लिख कर दिया था कि हम इसको नहीं मानते। आप ये बताइए आपके पास विटनेस क्या है, आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड क्या है कि आपके लिए कोई और ऐसा आदमी है जो बोलने वाला है, तो हम कोई डेट निर्धारित करते हैं, आप बुलाइए या कोर्ट भी नोटिस इशू करेगा, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा जिस दिन आपकी लिस्टिंग होगी कोर्ट में, केस की लिस्टिंग होगी, आएगा प्रमाण। तो इसलिए ये जो वंचित वर्ग है, ये जो शोषित वर्ग है, ये जो दलित वर्ग है, इसके बीच में मैं इसीलिए आया हूँ कि और जितने ज़्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़े, लेकिन उसके पीछे पहले तो समझना जरूरी है कि स्थिति क्या है। स्थिति कुछ इस प्रकार की है, उसके पास आज वो नहीं है जो शायद मेरे पास हो या इनके पास हो। उस आदमी को तो ये भी नहीं पता कि उसका मालिक कौन है, वो प्रूफ क्या करेगा कोर्ट में, क्योंकि उसका मालिक रोज बदलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को ये है तो नौकरी पेशा लोगों के पास होता है, तो कोई एक जगह काम कर रहा है, उसको पता है उसका मालिक कौन है, हर रोज उसके पास जाना है, 30 दिन 31 दिन काम करना है, लास्ट में सैलरी ले लेनी है। लेकिन आज तो उसको किसी इनको पसंद आया, वो बैठा हुआ ये अपने घर काम कराने ले गए, आज इनके मालिक ये हो गए, कल को मैंने कोई काम करा लिया, इन्होंने कोई काम करा लिया, इन्होंने कोई काम, उसका मालिक हर रोज बदल रहा है। उसके लिए ये प्रूव करना हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि मेरा मालिक कौन सा। और जब कोई एक मालिक नहीं है तो इसके लिए कोई कानून नहीं है। अब जब कोई कानून नहीं है तो ये जो संस्था है इसका नाम है सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ, जहाँ संगठित क्षेत्र की श्रम संघ फेल हो जाती है, उनका फॉर्मूला फेल हो जाता है, वहाँ इस प्रकार के संगठन को खड़ा कर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात कर रहा है उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा। अब उन लोगों को क्या सामाजिक सुरक्षा है ये उनको नहीं पता, उनके लिए क्या सामाजिक सुरक्षा है उनको नहीं पता, क्या है मेरे लिए सामाजिक सुरक्षा क्या है। वो तो ये जानता है मुझे एक इलेक्शन कार्ड मिला हुआ है और मुझे एक आधार कार्ड, इतना जानता है, उसको इतना पता है। उसको पता है हाँ आज हाथ पे वोट लगानी है, कमल पे लगानी है, झाड़ू पे लगानी है, जिस पे लगानी है। तो उस इंसान को इतनी जानकारी है। हम विज्ञापन दे रहे हैं, सरकार विज्ञापन दे रही है टेलीविजन में, वो टेलीविजन देखता नहीं, ना टाइम है, ना बिजली है, ना टेलीविजन। हम यही बात जा जाके कह रहे हैं कि भाई अखबार में देखो, अखबार भी नहीं पढ़ता, अखबार में विज्ञापन दे रहे हैं नहीं होता, रेडियो पे विज्ञापन चला रखा है नहीं सुन पाता। तो क्या तरीका रह जाता है हमारे पास, बताना जरूरी है क्योंकि 37 करोड़ है और बाकी जो लोग फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, ऑफिस में काम कर रहे हैं वो भारत में 3 करोड़ है। तो कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है? 37 करोड़ लोग ज्यादा है। 3 करोड़ वाले के पास सब कुछ पहुंच रहा है, नियम कानून बने हैं, उसको तनख्वाह ही मिलेगी, उसको मेडिकल भी मिलेगा, उसे ESI मिलेगी, उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, उसकी ग्रेच्युटी भी मिलेगी, पेंशन भी उसको मिलेगी, तनख्वाह भी टाइम पे मिलेगी, उसके सारे हितों की रक्षा भी हो जाएगी। 37 करोड़ का क्या होगा? तो इसलिए इस प्रकार के जो संगठन हैं, शैक्षणिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन या बंधुआ मुक्ति मोर्चा हो, यही काम। और ये जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा जिनके लिए काम कर रहे हैं वो उनके साथ में काम आज से 20 साल पहले करते, 20 साल से भी ज्यादा पहले काम।
क्योंकि उनकी व्यथा कथा अलग ही है। खदानें हैं, मैं खान की बात नहीं कर रहा। खान बोलते हैं तो जमीन के नीचे काम होता है, खदान बोलते हैं तो जमीन के ऊपर काम होता है। वहाँ भी ब्लास्टिंग होती है, यहाँ भी ब्लास्टिंग होती है। ये ब्लास्टिंग खदान में जमीन के ऊपर होती है, खान होती है जमीन के नीचे, माइन और क्वेरी, ये फर्क है दोनों। तो अब बंधुआ मुक्ति मोर्चा भी इसीलिए स्थापित हुआ कि आज किसी को दिहाड़ी भी न दूं, अगर मैं उसको कहूँ कि तुझे 5 किलो प्याज दूंगा, 5 किलो मैं आटा दूंगा, 5 किलो चावल दूंगा, 4 किलो तेल दूंगा, नमक हल्दी दे दूंगा, बस अगर तुझे मैं खाने को दे दे रहा हूँ तो तुझे मेरे यहाँ काम कर। क्या आपने ऐसी कल्पना की है किसी ने? कैसे भी लोग होंगे, ऐसे लोग हैं। दिल्ली के उनको नजदीक खदानें बनी है, स्वामी अग्निवेश जी को ही बनाना पड़ा, वहाँ ऐसा हो रहा था। जैसी राजधानी के नजदीक ये संगठन बड़ा हुआ और इस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में। वहाँ यही काम शहरों में रहता है, जहाँ यहाँ ब्लास्टिंग करनी है, ब्लास्टिंग के लिए जेलेटिन भी खुद खरीदता है, होल भी खुद कराता है, ब्लास्ट भी खुद करता है, और चट्टानों को तोड़ता भी है, उनको छोटे छोटे पत्थरों में बदल कर उनको टोकरी में भरता है, उनसे ट्रक भरता है, और जब जाके उसकी कोई मजदूरी हरियाणा सरकार की मिलती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि उस दिन मिल जाए, वो तो जब इकट्ठी होगी, किसी का मूड होएगा, उनका सुपरवाइजर उसके ढेरे पर आएगा, वो कहेगा कि आज मैं आया हूँ मजदूरी देने, तो वो खुश हो जाएगा कि चलो कभी तो कोई आया। चाहे वो आज के आधुनिक जमाने में कतर के देश की बात करें, वहाँ एक आदमी से मैं पूछा, ये उसको 1 साल तक एक पैसा नहीं मिला और उसने 1 साल तक काम किया है। उसमें हमारे भारतीय भी और तो कई भारतीय तो वहाँ डर के मारे बोलते थे, और उसमें से कुछ भारतीयों की डेथ भी हो गई, उनकी डेड बॉडी तो भेज दी गई वहाँ से, लेकिन मुआवजे के नाम पर आज तक लड़ रहे हैं मतलब कतर की सरकार। आज अपने देश में लड़ना कितना मुश्किल है, तो दूसरे देश में जहाँ मेरा शासन भी नहीं चलता है वहाँ लड़ना मुश्किल। तो ये बातें सामाजिक सुरक्षा, आज कम से कम नियम तो बने हुए हैं, उन नियमों के तहत तय किया हुआ है कि हम उदाहरण के लिए ई श्रम कार्ड बनवाते हैं उसका। अच्छा बस, अब अगर कोई कैंप नहीं भी लग रहा है, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपके नजर में कोई ऐसा आदमी आता है कि भाई जो आपको लग रहा है कि यार ये इसके साथ कुछ ठीक है, तो अपना ना मुंह मोड़ के ना चले जाए, उसको इतना ही बता दे कि भाई ई श्रम कार्ड बना ले, जन आधार कार्ड ले जा, ई मित्र के पास चला जा, अपना फोन ले जा, अपने बैंक कॉपी ले जा, अपना ई श्रम कार्ड, इतना ही भर कहना। और आज के समय पे जब इंसान को जानकारी मिल जाती है, जानकारी बहुत बड़ी ताकत है, जानकारी मिल जाती है, उसको अपना हक लेना आता है। अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, कमजोर, यही ताकत उसको देनी है। उसके अंदर जिंदगी से बहुत, अनुभव से बहुत कुछ सीखा है हमारे देश में। जिंदगी और अनुभव एक ऐसी चीज है जो मेरी नजर में पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी को एक, कबीरदास जी की बात मुझे याद आती है कि उनके दोहे आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब मैंने पढ़ा उनके बारे में तो मालूम पड़ा कबीरदास जी तो पढ़े लिखे नहीं थे। आज उनकी कई हुई बातें स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं, तो मालूम पड़ा कि भाई ये बातें पहुंची कैसे। किसी ने कहा कि साहब उनका एक दोस्त था, उनके साथ रहता था, वो जो कुछ बोलते थे वो लिख लेता था, तो वही उनके दोहे हो गए और आज वो पढ़ाए जाते हैं। उस आदमी की कही हुई बातें, खुद पढ़ा लिखा नहीं था, आज उसके ऊपर रिसर्च होता है, उसके बारे में यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, लोग अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी वाले नहीं, तमाम देश दुनिया की भाषाओं में उनकी बातों का, कई बातों का बड़ी सामान्य बातें, लेकिन बड़े जीवन में काम की बात आज पढ़े। तो कभी भी कोई भी कमजोर व्यक्ति दिखे, ये मेरी अपील है आपसे, कोई कमजोर आदमी आपको किसी भी तरीके का दिखाई दे, उसको ये सिर्फ इतना बार बताना है कि आप अपना ई मित्र पे जाओ, अपना ई श्रम कार्ड, क्योंकि ये काम मैं अकेला या सौरभ अकेले या गोपी अकेले या ये लग के ऐसे नहीं कर पाएंगे। एक और बात है, इसलिए भी कहना जरूरी है कि एक कहावत है कि किसी का शीशे का जब महल बन जाता है और आसपास गरीब लोग ले जाते हैं, तो वो उसका महल सुरक्षित नहीं होगा, वो गरीब आदमी पहला पत्थर उसी के महल पर मारे। तो समाज में यदि हमें सुरक्षित रहना है तो अपने आसपास भी हमें लोगों को ऊंचा उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम सेफ नहीं है। तो फिर बंदूक दिखा के छीनेगा और चक्कू से
में मारेगा, वो हमें उठाकर ले जाएगा, हमारे साथ कहीं ना कहीं गुस्सा निकालेगा, फिरौती करेगा, अपहरण करेगा, क्या करेगा? उसको भी तो वही सब चाहिए जो हम सबको मिल रहा है। उसे भी खाना चाहिए, उसे भी कपड़ा चाहिए, उसे भी रोटी रोटी चाहिए, उसे भी पैसा चाहिए, उसकी भी जरूरत है, उसके ही बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आदमी हताश और निराश इसीलिए हो जाता है जब वो लोग जिनको सब कुछ मिला हुआ है वो उस आदमी की बिल्कुल चिंता करना छोड़ देते हैं जिसके पास साधन बहुत कम है। तब उसके पास कोई रास्ता नहीं। क्राइम इसीलिए कभी कभी मजबूरी होती है और मैक्सिमम लोग ऐसे पकड़े जा रहे हैं जो पहली बार क्राइम कर रहे हैं। और वो पहली बार जब क्राइम कर रहे हैं तो मालूम पड़ रहा है ये तो पढ़ा लिखा था, कह रहा है कि पढ़ लिख के मुझे क्या मिलेगा, शिक्षा मेरा पेट नहीं भर सकती, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे काम चाहिए। तो तब उसको सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना है। चलो ठीक है, ये लोग मैं बाद में देखता हूँ, कोई कॉफी चाय की बात नहीं कोई बात नहीं सर। टेबल को क्या ना नहीं नहीं, तो आप हाथ में दे, सुनो मेरे को हाथ में दे दो, कोई स्टूल की होती है, बातचीत बहुत जरूरी है। थोड़ा मैं एक घटना बता देता हूँ। हाँ आप बताओ। अभी ये घटना ये हुई कि ये जो अपना बमुंदा बेल्ट है ना, बमुंदा से लगाकर कोटरा जो बेल्ट है, इस बेल्ट में क्या सर बच्चे माइग्रेंट है, छोटे छोटे बच्चे मजदूरी के लिए जाते हैं, पीटी कॉटन में वगैरह में जाते हैं। तो एक बच्चा आज से करीब 2 साल पहले वो बच्चा किसी दलाल के मार्फत चला गया था मुंबई से वो बच्चा कब जैसलमेर पहुंच गया पता ही नहीं लगा। उसका पिताजी ढूंढते रहा मिला ही 2 साल के बाद पता चला वो जैसलमेर में कहीं काम कर रहा। और उसकी उम्र कितनी है? 12 साल की उम्र। 10 साल की उम्र में गया, 12 साल का बच्चा 2 साल तो उसने मुंबई में काम किया और बाद में जाके जैसलमेर में पता लगा। तो पिताजी उसको ढूंढते वहां गए। तो उस मालिक से पूछा साहब आपके यहाँ मेरा बच्चा काम कर रहा था, पहले तो बताया नहीं सीधा सीधा, बोला कौन है क्या है ये, भागे यहाँ से। उसके साथ उसकी मारपीट की। फिर बाद में जब पता लगा कि ये इसका पिता ही है तो उसको रात भर और मारा उसको, उसके पिता को वहां पे। जब वो घर वहां से भागा, अपनी जान बचा के भागा, 40 किलोमीटर तक पैदल पैदल चलता रहा, जंगलों में चलता रहा, पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाद में किसी से लिफ्ट मांग के वापस ये बमुंदा आता है और यहाँ आके थाने में मुकदमा दर्ज करते हैं। तो वो कैसे जो पता चल गया ऐसे पता नहीं कितना। हाँ, फिर सर वो आदमी वापस जाता है जैसलमेर, वापस यहाँ की पुलिस लेके जाती है और पुलिस इतनी मेहरबान है उस आदमी को थाने पे बिठाती है और वहाँ की पुलिस आती है और उसी मालिक के पास छोड़ के आती है लोग। और वो मालिक फिर रात में उसको और मारता है। बोले पैसे के धंधे में क्या नहीं कर सकता उसने। फिर जाके वापस हंसा और आजीवी के विरोध जब हाथ डाला अंदर, तब जाके वो मालिक खिंचाया, तब जाके वो मामला दर्ज हुआ है। तब वो बदुआ में दर्ज हुआ है, वो बच्चे की चाइल्ड रेटिंग में दर्ज हुआ है, 3-4 सालों दर्ज हुआ। अब जाके मालिक को ये एक किस्सा नहीं ऐसे अगर पूछे तो आपको आपकी नजर में ऐसे कितने किस्से होंगे जो सबके पास होंगे। लेकिन ये हो क्या कहा जाता है कि कई ऐसे देश हैं जहाँ सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है तो वहाँ पर क्राइम कम होता है। अभी मैं पढ़ रहा था कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ बहुत शांतिप्रिय देश है और हर एक इंसान को समानता है, वहाँ क्राइम रेट कम है। जहाँ जहाँ अर्थव्यवस्था अच्छी है, जहाँ जहाँ समाज में लोगों में खुशी है, अल्टीमेटली देखिए खुशी सबको चाहिए, हर आदमी सिर्फ खुशी चाहता है अपने जीवन और दूसरी चीज चाहता है शांति। हमारे जीवन में मकसद यही तो है, हमें खुशी चाहिए और अब उसी में कुछ का रास्ता है कि कोई और रास्ता अपनाता है, कोई और रास्ता अपनाता है, लेकिन उद्देश्य सबका है। एक क्रिमिनल भी वही चाहता है जो क्राइम करता है, उसे भी अंत में जाके सुख चाहिए, उसको भी खुशी और शांति चाहिए। और एक दूसरी तरफ इस आदमी को भी जो क्राइम नहीं करता है। तो यहाँ पर समाज, इसलिए समाज का जो भूमिका है वो बड़ी बताई गई। व्यक्ति सक्षम हो तो सर क्राइम करने की जरूरत सक्षम हो जाए, क्राइम की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, अगर गंदा आदमी तो क्या करें, उसे बाहर निकाल के दुष्कार दें क्योंकि उसको भगवान से आगे नहीं मिली। यही बात है कि एक अंधा आदमी भी, एक दिव्यांग भी, एक गरीब भी, जिम्मेदारी समाज की है, समाज की जिम्मेदारी है। तो ये कानून की बात है, कानून तो बहुत से बनते हैं, चोरी करोगे इतनी सजा है, डाका डालोगे इतनी सजा है, किसी को मार दोगे फांसी की सजा है कि नहीं? क्या ये होना बंद हो गया कानून में से? बताओ मुझे। चल रहा है ना, कानून बन गया, सजा बन गई, क्या कानून बनने से ये सब चीजें बंद हो गई? तो इसका मतलब सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। ये बात समझ में आती है? फिर तो
कानून बनने से अपराध कम नहीं हो रहे। तो इसका मतलब अब सबसे बड़ा जो काम है वो वापस समाज का है। समाज होते हुए परिवार है कि बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ और क्या शिक्षा दी जाए, बच्चे को इस काबिल बनाया जाए कि आगे गलत रास्ते में न जाए, बच्चे को बचपन से ही कोई ना कोई एक या दो चीज़ों की का हुनर सिखाया जाए। स्किल जरूरी। अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाई किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान और कोई ना कोई काम की समझ अगर उसको देनी शुरू कर दे तो क्या हो रहा है। लेकिन ये प्रयोग भी भारत में शुरू हुआ था कुछ समय पहले। बच्चों को कहा कि भाई आप लकड़ी का काम सीखना चाहते हो तो आओ हम आपको कारपेंटर की क्लास लगा देते हैं, बिजली का काम सीखना चाहो इलेक्ट्रीशियन की क्लास लगा देते हैं। अब स्कूलों ने वो भी शुरू कर दिया। लेकिन फिर क्या है, माँ बाप तो माँ बाप है, माँ बाप चलने लग गए, स्कूलों में चले गए आप ये क्या पढ़ा रहे हो, मेरे बच्चे को पढ़ाई बनाने के लिए थोड़ी पढ़ाता हूँ, बंद करिए ये सब, प्लम्बर थोड़ी बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा। अब फिर वो हो गया, वो जो सीख रहा था वो भी बंद हो गया। अब नई जरूरत महसूस हो रही है कि चलो ठीक है भाई, तुम्हें अगर नहीं यहाँ माँ बाप की समाज की कमी बनेगी नहीं, तो अब आप सीख लो। आज के बच्चों के लिए, आज के बच्चों के पास काम को सीखने की कोई समस्या है ही नहीं। और आज भी सुबह में ऐसे व्यक्ति से मिलकर आ रहा हूँ, आज वही कह रहे थे हम सब कुछ फ्री में ट्रेनिंग देने को तैयार। लोग अब भी नहीं आना चाहते, लोग सिर्फ स्कूल की अटेंडेंस, स्कूल में नंबर, इसी पे लगे हुए हैं, बच्चा पास हो जाए, ट्यूशन पढ़ा दूँ, इसी में लगा है। ये नहीं हो रहा कि एक घंटे के लिए मेरे पास भी भेज दो, मैं उसको कुछ ऐसा हाथ का काम सिखा दूंगा जो जिंदगी में उसके साथ हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो हुनर की जो काबिलियत है वो हमेशा रहने वाली है। और आगे हम ऐसा ही सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हमें किसी डॉक्टर के पास भी जाना है तो हम क्या देखें कि भाई इसकी डिग्री कितनी बड़ी है, सिर्फ MBBS किया है, नहीं इसके बाद MBBS और MD भी है, हाँ इसके बाद जाएंगे। अरे MD नहीं है, MD के बाद इसने सर्जन भी है, ये तो उससे भी अच्छा है। यानी एक सर्टिफिकेट जो है वो आदमी की काबिलियत को बताता है। सर्टिफिकेट की कीमत आई कि नहीं आई? वही सर्टिफिकेट अगर आज हमारे मजदूरों के पास हो, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि अगर वो सर्टिफिकेट मजदूरों के पास, हमारे भाइयों के पास हो, तो क्या वो उसके काम में गर्व और गौरव नहीं आएगा? क्या उसकी पहचान दूसरों से अलग नहीं होगी? ये चीज आज है, लेकिन उनको नहीं पता कि वो ये कहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सरकार फ्री में दे देगी स्किल सर्टिफिकेट, ये काम भी हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। इसीलिए जो आपकी टीम का भी सहयोग रहेगा, इसीलिए हमने इस टीम के साथ ये मीटिंग रखी कि आप जहाँ जैसा जैसा जो काम कर रहे हैं, जो अभी तक सहयोग करते आ रहे हैं वो सहयोग तो रहेगा ही, लेकिन अभी इस सहयोग से हमें ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे वो रास्ते ढूंढने कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे। पहले हम एक बार में 30-40 एक दिन में लोगों तक अपने आप को सीमित रख रहे हैं। आज हम चाह रहे हैं कि लोगों के पास 80 लोगों के पास 100 लोगों के पास एक दिन में पहुँचे। हमारी शक्ति तो उतनी रहेगी, लेकिन पहुँच कितने लोगों के पास गए, ज़्यादा लोगों तक पहुँच गए। तो इसमें ये जो संगठन है, ये इससे जुड़े आप जितने भी पदाधिकारी हैं, ये सारे लोगों की यही है कि आप भी अब इसी हिसाब से सोचना शुरू कर रहे हैं कि संगठन के तहत हमें काम करना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि संगठन तो बहुत बड़ी शक्ति है, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, हम सभी जानते हैं संगठन में हर कोई जानता है। आज अकेले कहीं जाओगे कोई नहीं चलेगा, लेकिन अगर भीड़ जाके ज्ञापन दे देगी ना तो उनको बाहर आके ज्ञापन देना पड़ेगा, जो मालूम पड़ेगा संगठन के लोग आए। अगर किसी ने कह दिया जी ये कोई ऐसे कोई आया आपको ज्ञापन देने का, बाद में नहीं ज्ञापन आएगा, उसको बोलो बाहर देके बॉक्स में डाल के चलो जाए, हम पढ़ लेंगे जब तक। लेकिन अगर मालूम पड़े कि बाहर खड़े में 50 लोग, तो वो खुद बाहर निकल के आएगा, हाँ बताइए क्या आपको कहना है, आपकी क्या बात है, क्या समस्या है, कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं आप, तब आप फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। यही महत्व संगठन है। इसीलिए हम संगठनों के साथ, और हमारा भी संगठन ही मिलकर काम करते हैं। अभी तक हम कह रहे थे कि भाई जितने, अब कह रहे हैं कि जितने भी संगठन सब लोग मिलकर नहीं काम करते। वो एक भाई आप दाल बनाते हो, आप सब्जी बनाते हो, मैं रोटी बनाता हूँ, कोई वाली
थाली तो बना ले अलग अलग, क्यों काम करे? आप कहोगे नहीं जी मैं तो दाल ही बनाऊंगा इसी से पेट भरूंगा, नहीं मैं सिर्फ चावल बनाता हूँ, मैं लोगों को चावल खिला के पेट भरूंगा। मेरी सोच है कि एक ऐसी थाली हो इसमें दाल भी आ जाए, चावल भी आ जाए, कोई रोटी भी आ जाए। कोई कहेगा मैं सूजी बनाता हूँ, कोई कहेगा मैं धागा बनाता हूँ, कोई कहेगा मेरे पास फूल है, जोड़ के माला बनाता हूँ। ये जो सोच है ना, ये बिल्कुल काम करे। इसी को मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूँ। और आज के जमाने से अगर हम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, जो हम कहते थे ना कल, वो कल आज है। जो लोग कहते हैं ना धरती एक दिन तहस नहस होने लगी है, वो होने लग रही है। बाढ़ें आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं भूचाल आ रहा है, कहीं समुद्र चढ़ता आ रहा है, कहीं जमीन जो है खेती की कम होती जा रही है, लोग खेती किसानी छोड़ने लग गए हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, जमीन का पानी खत्म हो गया है, वायु प्रदूषण हो गया है, क्या क्या नहीं हो रहा है। धरती ने अपने आप को खत्म करना शुरू कर दिया। इसी तरह यही चीज समाज में भी आ रही है, समाज का विघटन चल रहा है। ये कोई और कल नहीं आएगा जिसमें जाति को और कुछ देगा, वो कल आ जा चुका है। आज से हमें आपको कम से कम ये जो ऋण है हमारे ऊपर, जो सुविधाएं हम आज भोग रहे हैं, अगर हमने उसको ऋण नहीं समझा, हमें मिली सुविधाओं को हमें ऋण समझना है और उस ऋण को हमें चुकाना है। जो भी हमें आज सुविधा मिल रही, आज हम चैन से रोटी खा पा रहे हैं, हमारे पास रहने को घर है, कपड़े हैं हमारे पास, अगर हम समझे कि ये ऋण है हमारा, बस समझ में सोच बदलनी है। सोच बदलनी है कि ये कर्ज है हमारे ऊपर और ये उस कर्ज को मुझे चुकाना है, तब तो जीवन में हम कुछ कर पाएंगे। मरना तो सबको साथ में रहेगी तो मुझे भी करना है। अब जिंदगी हंसते हुए बिताएं या रोते हुए बिताएं हमारे ऊपर। अरे जैसे छोटा बच्चा है, उसको उठाते हैं सुबह से उठाते हैं, ये बच्चा रोएगा नहीं, या ना अभी थोड़ी देर में उठूंगी मम्मी, अभी थोड़ा और सोने दो, या आज जो है सिर में दर्द हो रहा है। तो स्कूल तो जाने हैं, वो बच्चा जानता है मुझे स्कूल जाना है, मैं रोते हुए जाऊँ मेरी माँ तो भी भेजी। एक बच्चा ऐसा है जो हंसते हुए जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं हंसते हुए जाऊंगा तो भी मेरी माँ। तो स्कूल जाना है, रोते हुए जाओ या हंसते हुए जाओ, जिंदगी भी ऐसी है, एक शीशे की तरह है। उसमें हंसता हुआ मुंह दिखाएंगे तो हंसता हुआ ही दिखाई देगा, और रोता हुआ मुंह दिखाएंगे तो रोता हुआ दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वैसे दिखाई देगा, और रोते हुए अगर मुंह बनाएंगे तो हंसता हुआ हमारा चेहरा कभी शीशा नहीं दिखाएगा। जिंदगी जो ये आईना है, यही जीवन सबका निकलेगा, लेकिन उस सब में क्या सिर्फ हम ही हैं तो हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे नहीं, हम लोग तो बहुत थोड़े हैं, हमारे आस पास जितने लोग कभी सोच। मैं अपने स्तर से जो उपाय करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करता हूँ, ये अपने स्तर से करते हैं, राजीव जी अपने स्तर से आपसे भी बच्चे ये भी बहुत पुराने लगे हुए हैं, जितने साल गोविंद भाई हैं, ये अपने तरीके से एक नया आज डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं, मुझे बड़ी खुशी है। आज समाज में जो हम कर रहे हैं वो दूसरे लोगों तक भी तो पहुंचना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे अपना प्रचार करना है, दूसरे लोग सीखें कि दूसरा क्या क्या कर रहा है, कैसे ये काम होता है, और उससे प्रेरणा लेके वो भी वो काम करें। यही मकसद हुआ ना। आज गांधी जी तो नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर है। क्या गांधी जी आज नहीं है तो हम उनसे प्रेरणा नहीं ले रहे? तो ये वो काम जो करके हमारा है, जो हमने काम कर दिया, वही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसीलिए हम अपने जीवन में जो काम कर रहे हैं वो लोगों को दिखे, लोग उससे प्रेरणा लें। तो मीडिया में भी जाना चाहिए, जिससे 10 लोग पढ़ेंगे और सोचेंगे हाँ ये काम हो सकता है, हम भी क्या योगदान दे सकते हैं, क्या हम इस काम में भी जुड़ सकते हैं, ये काम तो अच्छा है। लोगों तक पहुँचाना है, किसी को पढ़ना लिखना सिखाना है, किसी को नाम लिखना सिखाना है, किसी को सामाजिक ज्ञान देना है, किसी को योजनाओं से जोड़ना है, किसी को जो है डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताना है। आज कंप्यूटर का युग है, आज एक छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना ये फोन चला रहे हैं, और आज बड़े बड़े ऐसे भी लोग हैं जो फोन चलाना जानते हैं, और फोन से आज सारी सुविधाएं मिल रही है। तो ये लोगों को बताना है, श्रमिकों को बताना है, काम करने वाले लोगों को बताना है कि भाई आज तुम्हारे फोन में सब कुछ है, भ्रष्टाचार के चक्कर में मत पकड़ जाके लोग, ये तो तुम ऑनलाइन काम कर सकते। ऑनलाइन काम इसीलिए शुरू हुआ है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाए लोग, और बहुत सारे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल गई है। सरकार ने जब से सारे सिस्टम ऑनलाइन कर दिए, अब कोई दलाल नहीं खड़ा है। अब आप खुद नाम टाइप करके रेलवे स्टेशन पे दलाल नहीं खड़ा है कि मैं
टिकट कराता हूँ, आप अपने आप जाके अपनी टिकट की बुकिंग खुद करा सकते हैं। आज कोई दलाल नहीं खड़ा है जो कहेगा मैं बैंक में अकाउंट खुला सकता हूँ। आज आपको खुद बैंक में जाना है, वहीं आपकी फोटो खींच के वहीं आपका अकाउंट बना देगा। सिर्फ आधार कार्ड ले जाओ, 2 फोटो ले जाओ, अगर पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 0 बैलेंस का अकाउंट आज स्टेट बैंक खोलने को तैयार है पूरे। आज कौन सा ऐसा काम है? तो ऑनलाइन सरकार ने इसीलिए किया है, आज पैसे की लेन देन ऑनलाइन कर दिए। तो सरकार ने ऑनलाइन जितने काम किए हैं ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किए, बिचौलियों को हटाने के लिए किए। जितने लोग दलाली कर रहे थे वो सब आज हट गए ऑनलाइन। लेकिन लोगों को मालूम अगर नहीं होगा कि मैं ऑनलाइन काम कैसे करूं, तो तब तक उसका फायदा नहीं उठाएगा। तो ये जिम्मेदारी हमारी और ये सामाजिक संगठन की फिर बन जाती है। ये संगठन ये रास्ते भी सोचे कि मुझे लोगों को डिजिटल साक्षरता कैसे दें। अभी हमने किसी को बुलाना शुरू किया है, वो आ रहे हैं डिजिटल साक्षरता के बारे में, लेकिन वो काफी नहीं है। इसको और स्केल अप करना है, इसको और ज्यादा बड़े स्तर पर कैसे करें ये सोचना पड़ेगा। आज की मांग के हिसाब से हमें कार्य करना है, हमें कार्य करना है, इसलिए कार्य नहीं करना है। आज इंसान को किस चीज की जरूरत है वो देखते हुए काम करना। आज के दर्जी अभी चल रहे हैं ना, बड़े बड़े रेडीमेड शोरूम आ गए। मेरी अगर 42 के नाप की कमीज है, ये बनाने ये बिकी बिकाई के पास बड़े गलत दिखाते हैं, लेकिन क्या इनकी वजह से दर्जी का काम खत्म हो गया? आज आप किसी भी गली में उदयपुर में चले जाइए, दर्जियों की लाइन लगे पड़ी है, किसी के पास काम की कमी नहीं है। बेशक कितने बड़े बड़े रेडीमेड के स्टोर आ गए। क्यों है ऐसा? क्योंकि आज भी मेरी जो आवश्यकता है वो वही दर्जी पूरी करता है। मुझे कैसा कॉलर चाहिए, मुझे कितनी बाजू चाहिए, मुझे कौन सा नाप चाहिए, मुझे कहाँ बटन चाहिए, ये कभी नहीं जाना। आवश्यकता के अनुरूप जो काम करेगा उसकी मांग हमेशा रहेगी। तो संगठन भी आवश्यकता के अनुरूप काम करे, संगठन श्रमिकों की आवश्यकता के अनुरूप काम करे। संगठन इसलिए ना काम करे कि उसने अपने उद्देश्य बना रखे हैं कि मुझे ये काम करना है। नहीं, जब मैं समाज में जाऊंगा तो किसी आदमी की कोई भी जरूरत मेरे सामने आ सकती है, मैं उसको मना नहीं कर सकता कि नहीं ये काम तो मैं नहीं करता, ये काम करता हूँ, ये काम है तो बताओ, ये वाला काम मैं नहीं करता, मेरा संगठन नहीं करता। आज हम आज तो मुझे अपने आप को आदमी के पास जाना, उसकी क्या क्या जरूरत है उसका आभास मुझे होना चाहिए, उसकी पीड़ा मुझे पता होनी चाहिए क्या है, उसकी जरूरतें क्या है मुझे पता होनी चाहिए, तब तो मैं उसकी मदद करूँ। इसीलिए इन्होंने सामाजिक सुरक्षा शुरू किया इस संगठन। कम से कम हम स्वास्थ्य पे काम नहीं करेंगे, कोई और करें, लेकिन हम सामाजिक सुरक्षा पे काम करें। और अगर किसी को स्वास्थ्य की जरूरत होगी तो मैं तैयार हूँ, मैं बता दूंगा मेरे पास सरकार की फ्लैगशिप स्कीम कौन सी है, मैं एकदम से खोल के बता दूंगा कि भाई कौन सा पोर्टल है, इसमें ये वाली स्कीम है, जाओ अपना जन आधार कार्ड बनाओ, अपना ये कार्ड ले जाओ और जाके चिरंजीवी योजना में अपना पंजीकरण करा